तो साल 2022 में डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया अक्टूबर महीने के अंत में रुपया जो है तकरीबन 83.2 पर पहुंच गया था, जो कि अब तक का रुपए का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा सबसे विशेष बात यह रही कि साल 2022 में रुपए का जो प्रदर्शन रहा वो अन्य एशियाई देशों की तुलना में सबसे खराब रहा। भारत ने एशिया के तमाम देशों की तुलना में सबसे खराब प्रदर्शन किया। यदि हम भारत की तुलना चीन से करेंगे, फिलीपीन से करेंगे और इंडोनेशिया से करेंगे, तो इन देशों में इनके जो करेंसी थी, उनकी करेंसी में मात्र 9% की गिरावट देखने को मिली। जबकि इसी इसी समान अवधि में इसी अवधि में साल 2022 में ही भारत के रुपए में तकरीबन 10 से 11% की गिरावट देखने को मिली। यानी जाहिर तौर पर भारत के रुपए के लिहाज से बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा दक्षिण कोरियाई देश की जो करेंसी है उसमें तकरीबन 7% की गिरावट आई और मलेशिया की करेंसी में मात्र 6% की गिरावट देखने को मिली। यानी गिरावट तो लगभग एशियाई देशों में सभी देशों में हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के रुपए में तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने भी रुपए की इस गिरावट को रोकने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि साल 2022 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में तकरीबन 70 बिलियन डॉलर की कमी देखने को मिली है। साल 2022 का जब अंत हुआ तो दिसंबर महीने में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तकरीबन 562.81 बिलियन डॉलर पर मौजूद था। तो जाहिर तौर पर रिजर्व बैंक ने संबंध में प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन इस प्रयासों के बावजूद भी, इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी साल 2022 में रुपए की कीमत में, रुपए के मूल्य में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसको लेकर हमने बात की, यानी रुपए के मूल्य में गिरावट आई है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये गिरावट आई क्यों है, किस तरह से आई है, किस वजह से आई है। उस वजह को जानने की कोशिश करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2022 में, जब रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है। इस पूरे हमले के परिणाम स्वरूप रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्ध की शुरुआत होती है और इस युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन बाधित हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मूल्य श्रृंखला है, आपूर्ति श्रृंखला है, वो आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का मतलब है कि आपूर्ति में कुछ कमी आई है, सप्लाई में कुछ कमी आई है। जब सप्लाई में कमी आती है तो इसका मतलब है कि चीजों की कीमतें बढ़ जाती है, महंगाई में बढ़ोतरी होती है और महंगाई को हम इकोनॉमिक टर्म में मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी साल 2022 में इस युद्ध की शुरुआत के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और इसी के साथ महंगाई बढ़ने की आशंका भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। यानी ये उम्मीद भी जताई जाने लगी कि आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में जो आशंका होती है, जो उम्मीद होती है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसको लेकर कई थ्योरीज बनाई जाती हैं। तो जाहिर तौर पर ये महंगाई की जो उम्मीद थी, जो आशंका थी, वो भी बहुत ज्यादा गंभीर थी। अब जब आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ने लगी, तो इन तमाम स्थितियों को देखते हुए जब अमेरिका में भी महंगाई आसमान छूने लगी, तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने, जो कि वहां का केंद्रीय बैंक है, इसने हॉकिश मौद्रिक नीति अपनाई, यानी हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई और इस पॉलिसी के तहत इसने अपनी मौद्रिक नीति को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया, बहुत सख्त कर दिया। और इस नीति के हिस्से के तौर पर फेडरल रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दरों में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी। अब जब अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो तमाम अन्य यूरोपीय बैंक थे, जो विकसित देशों के सेंट्रल बैंक से, उन्होंने भी अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी। अब जब इन विकसित देशों के बैंकों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई, तो इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इन्वेस्टर्स थे, जो निवेशक थे, उन्होंने विकासशील देशों से अपना पैसा निकालकर इन विकसित देशों में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से अमेरिका में इन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? अब आप खुद ही सोचिए कि आपके पास दो बैंकों के विकल्प मौजूद हैं अपना पैसा जमा करने के लिए। तो जाहिर तौर पर आप उस बैंक में अपना पैसा जमा करेंगे जो आपको ज्यादा रिटर्न देगा, जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगा। और यही कुछ निवेशकों के साथ भी हुआ, क्योंकि अमेरिकी बैंकों द्वारा, यूरोपीय बैंकों द्वारा अपने इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की गई। तो इसकी वजह से निवेशकों ने गरीब देशों से अपना पैसा निकालकर, विकासशील देशों से अपना पैसा निकालकर इन विकसित देशों में लगाना शुरू कर दिया। और इसी का परिणाम रहा कि साल 2022 में
भारतीय बाजार से, भारतीय इक्विटी बाजार से विदेशी निवेशकों ने तकरीबन 1.2 लाख करोड़ रुपए बाहर निकाल लिए। इसके अलावा भारतीय ऋण बाजार से, डेट मार्केट से तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए बाहर निकाले गए। तो जाहिर तौर पर भारत में कैपिटल आउटफ्लो बहुत ज्यादा देखने को मिला। अब जब कैपिटल आउटफ्लो हुआ तो इसका जो असर था वो भारतीय रुपए पर देखने को मिला, और भारतीय रुपया और ज्यादा कमजोर होने लगा। अब जब भारतीय रुपया कमजोर होने लगा तो इसका एक डोमिनो इफेक्ट भी देखने को मिला। डोमिनो इफेक्ट हुआ हमारे ट्रेड डेफिसिट पर। हमारा जो व्यापार घाटा था वो व्यापार घाटा भी तेजी से बढ़ने लगा। अब जब व्यापार घाटा बढ़ने लगा, यानी व्यापार घाटा बढ़ने का मतलब है कि भारत को महंगे दामों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से चीजें खरीदनी पड़ रही थी, तो भारत को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी। और जब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी तो इसकी वजह से भी, इसका प्रभाव भी भारतीय रुपये पर पड़ा, और भारतीय रुपया अंततः बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। यही वजह है कि साल 2022 में हमें रुपए की कीमत में तकरीबन 10 से 11% की गिरावट देखने को मिली। तो ये तो रुपए की कीमत में कमी क्यों आई है, उन कारणों पर बात हुई। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि हम और आप ये पूछ सकते हैं कि रुपए के इतना कमजोर होने से आखिर मुझ पर क्या असर पड़ेगा, मुझे इससे क्या लेना देना। तो रुपए का कमजोर होना न केवल किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि रुपए का कमजोर होना वहां के आम नागरिकों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कैसे होता है ये? तो इसके लिए हमें पहले रुपए की कमजोर होने का मतलब समझना होगा। रुपए के कमजोर होने का मतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में कुछ कमी देखने को मिली है। अब जब रुपए के मूल्य में कुछ कमी आती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो किसी देश की जो सरकार है, या वहां की कंपनियां, या वहां के जो आम नागरिक हैं, उन आम नागरिकों को बहुत ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। $1 खरीदने के लिए अब ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारे देश में आयात आधारित मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। इसको हम इस लिहाज से समझ सकते हैं कि मान लीजिए पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पेन की कीमत $1 थी, और $1 का जो मूल्य था वो ₹50 था। अब $1 का मूल्य बढ़कर ₹60 हो जाता है, ₹70 हो जाता है। तो अब हमें वही पेन खरीदने के लिए जिसका मूल्य $1 था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अब ₹70 चुकाने पड़ रहे हैं। यानी जाहिर तौर पर अब ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। और ज्यादा भुगतान करने का मतलब ये है कि हमारी आयात आधारित जो मुद्रास्फीति है वो बहुत महंगी हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आयात आधारित मुद्रास्फीति बढ़ने से ये होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का आयात महंगा हो जाता है, उन्हें हमारे देश में लाना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। और आयात महंगा होने से ये होता है कि इसकी वजह से घरेलू बाजार पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी इफेक्ट होता है। कैसे होता है इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत में तेल बहुत ज्यादा उपभोग किया जाता है, ऑयल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, थर्ड सबसे बड़ा तेल कंज्यूमर है। भारत में अपनी आवश्यकता का तकरीबन 80% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का आयात किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से जब कीमतें बढ़ने लगी तो तेल की कीमतें भी बढ़ी, और जब तेल की कीमतें बढ़ी तो इसकी वजह से भारत का आयात बिल बढ़ गया। भारत का जो इंपोर्ट कॉस्ट था उसमें बढ़ोतरी हुई, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई थी तो भारत को ज्यादा दाम पर तेल खरीदना पड़ रहा था। और जब भारत को ज्यादा दाम पर तेल खरीदना पड़ेगा तो इसका मतलब ये होगा कि भारत में घरेलू स्तर पर भी महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब परिवहन लागत भी बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ऑयल की जरूरत पड़ती है। तो जब ऑयल की कीमतें बढ़ी तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से अंततः जो अंतिम वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग किया जाता है उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से भारत में समग्र तौर पर महंगाई में बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसका इसका नुकसान ये होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए के कमजोर होने का नुकसान ये होता है कि मुझे और आपको, हम जैसे जो आम नागरिक हैं, हम लोगों को बाजार में, घरेलू बाजार में, डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो जाहिर तौर पर इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था भी इसकी वजह से प्रभावित होती है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है, एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि रुपए के कमजोर होने से किसी देश का निर्यात बढ़ जाता है, यानी एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपया कमजोर हो गया है तो विदेशी निवेशक अब समान मूल्य से, समान डॉलर की राशि से ज्यादा भारतीय रुपयों के मामले में ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। और जब विदेशी निवेशक ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो उनकी वजह से हमारा निर्यात बढ़ जाएगा, और निर्यात बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक फायदा जरूर होता है।